ओके, तो ये पूरा पीडीएफ है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको पीडीएफ जो है सेंड कर देगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ डाल देगी। अब यहाँ पे आते हैं, ये सारा डाटा है जो एक्सप्लेन किया गया है। हम आते हैं सीधा समरी पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डाटा यूज़ किया गया है, क्योंकि मैंने तो पीडीएफ पूरा पढ़ा है ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या डाटा इन्होंने दिया है। आपको प्रीमियम चेंजेस का डाटा दिया गया है, एक्सपायरी के दिन कैसे 3 बजे के बाद मोमेंटम आता है, यानी कि साफ साफ पीडीएफ में बताया गया है कि जो 3 PM वाला स्कैम चल रहा है आप लोगों के साथ, अब वो कौन सा इन्फ्लुएंसर कर रहा है, आप जाइए कमेंट में बता दीजिए उनको कि सर ये क्या है 3 PM का, क्योंकि जब आप डाटा अच्छे से रीड करोगे आपको समझ पाएगा कि क्या हो रहा था। जीरो हीरो का डाटा भी दिया गया है, कैसे जीरो हीरो का मतलब कि कैसे एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपायरी के दिन 3 बजे के बाद कैसे वॉल्यूम बढ़ता है, 1 बजे के बाद क्या चेंजेस है, ये सारे एक्सचेंज का डाटा जो है सेबी ने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिया है। मेरे हिसाब से पहले से जीरो हीरो स्कैम था एक रिटेल ट्रेडर के लिए, छोटे ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे बेट लगाते हो टाइम वैल्यू पे, तो टाइम वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं एनालिसिस कर सकते, एंड वहाँ पे जीरो हीरो आपको सिखाया जा रहा था कि जीरो हीरो, तो ये जिस कंसेप्ट पे सिखाया जा रहा था वो कंसेप्ट ही टाइम वैल्यू पे काम करता है, जिसको एनालिसिस ही नहीं कर सकते, तो बेसिकली प्रमोट हो रहा था सट्टा। आग बंद कर लो, पुट कॉल दोनों खरीद लो, जीते तो ठीक है वरना नेक्स्ट एक्सपायरी में आओ। ऐसे यूट्यूबर के भी पास जाओ एंड कमेंट करके बताओ कि ये क्या सिखा रहे थे। इसके बाद और बताया गया है कि मार्केट में जो मोमेंटम होता है, मार्केट में मोमेंटम हो रहा है साल के हिसाब से कैसे चेंज हुआ, एक्सपायरी के यानी जैसे 5 दिन एक्सपायरी को बाकी है, 2 दिन एक्सपायरी को बाकी है, उस हिसाब से कैसे चेंजेस हुआ, वो सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। मैंने कहा आपको प्रीमियम का भी डाटा दिया गया, कैसे सुबह स्टार्ट होता है 126 रुपये का प्रीमियम 1 रुपये का बन जाता है, तो ये भी तो एक सट्टा हो रहा था। यानी कि मार्केट में आप एक दिन का इन्वेस्टमेंट अगर समझो 120 का प्रीमियम है, आप एक लॉट भी खरीदते हो, एक दिन में वो जीरो हो जाएगा, इतना बड़ा रिस्क। आई नो कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क है, बट ये ज़्यादा ही रिस्क दिखाई दे रहा है, तो इसको भी कम करना है। सेबी ने ये सोचा एंड इनके हिसाब से जो है आपको प्रपोजल रखे गए कि ये चेंजेस अब सेबी ला सकती है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ट्रेडर ज़्यादा होंगे। अभी आपको भी पता है जो रिटेल ट्रेडर है वो ओटीएम में फंस चुके हैं। मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, मेरे जो मेंबर्स हैं उनको कहा है कि पूरे लाइफ में ओटीएम कभी नहीं बाय करना। हेज करने के लिए बाय कर रहे हो तो अलग बात है, सिर्फ ओटीएम में जाके ट्रेड कभी मत करना, ये मैंने पहले से सिखाया है। यहाँ पे उसी चीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे? पहले जो था 8% के हिसाब से था, यानी कि आप देखोगे ऊपर 70 स्ट्राइक प्राइस, टोटल 70 थे, ऊपर 35 नीचे 35, यानी कि आप 35 अगर समझो आप बैंक निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी देख रहे हो, तो आप 35 ऐसे स्ट्राइक प्राइस ओटीएम आप बाय कर सकते थे, एंड नीचे की तरफ भी अगर पुट और कॉल दोनों हो, इसको अब कम कर दिया गया है, यानी कि कुछ स्ट्राइक प्राइस में आप अभी ट्रेड नहीं कर सकते, उन स्ट्राइक प्राइस को ही हटा दिया गया है। एंड वहां पे नंबर देखो कितना रखा है, द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 50। अब 50 से ज़्यादा आप बाय नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा हुआ मेरे हिसाब से दिस स्टेप टू सेव रिटेल ट्रेडर। ओके, आपका क्या मानना है ज़रूर आप कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ से वॉल्यूम कम किया जा रहा है। देखो वॉल्यूम कम होना अलग बात है, मुझे तो नहीं लगता कि जो 10,000 से ट्रेड कर रहा था अब वो कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, बाकी आगे और डिटेल में पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। आप पोजीशन बनाते थे, जैसे कि मान के चलो एक प्रीमियम मिल रहा है 100 रुपये का, ठीक है, मैं उसको लेता हूँ, मैं निफ्टी 50 का एक प्रीमियम बाय करता हूँ, निफ्टी 50 का प्रीमियम, तो मैं वहाँ पे पे करता था लगभग 2,500, एंड उसके बाद होता था 2,500 का समझो प्रीमियम है वो अगर लॉस में चला गया, मान के चलो ये 0.05 पे आ गया या कुछ और कम हो गया, तो ये जो वैल्यू था ये जीरो हो जाता था और मैं थोड़ा माइनस में आता था। क्यों? जस्ट बिकॉज समझो -89 हो गया, -60 हो गया, क्यों? ब्रोकरेज की वजह से, यानी कि आपका जो अकाउंट था वो माइनस में चला जाता था। तो इसीलिए अब चेंजेस ये है कि समझो आपके पास 2,500 है, ठीक है, आपने कोई प्रीमियम बाय किया, पहले ही आपके टैक्सेस कट होंगे, मतलब टैक्सेस आपसे पहले लिए जाएंगे, पहले आपसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपको पोजीशन दी जाएगी। ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ये कैसे मेरे हिसाब से अच्छा है?
ये करने से सेटलमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, सेटलमेंट की स्पीड बढ़ सकती है। अब यहाँ पे आते हैं रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑफ द एक्सपायरी डे। यानी कि लोग क्या करते थे, कैलेंडर स्प्रेड आप समझो, जिन लोगों को पता नहीं होगा तो पहले कैलेंडर स्प्रेड आप यूट्यूब पे सर्च करो, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि डिटेल में मैं नहीं बता रहा, बट इतना आप समझो ऐसा होता था, दो एक्सपायरी होती थी, एक होती थी करंट एक्सपायरी, एक या मंथली एक्सपायरी हो सकती है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी हो सकती है। यहाँ पे आपने एटीएम बाय कर लिया, यहाँ पे आपने ओटीएम बाय कर लिया या एटीएम बाय कर लिया, तो आपको हेज बेनिफिट मिलता था। आपको बाय यानी कि आप उसके हिसाब से देख लो, यानी कि आप यहाँ पे सेल करो, वहाँ पे बाय करो, यहाँ पे आप जैसे कि ओटीएम बाय कर लो, यहाँ पे ओटीएम सेल कर लो, इस हिसाब से आपको क्या हो रहा था, हेज बेनिफिट मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। एक्सपायरी दिन के दिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑन द एक्सपायरी डे, यानी शायद बाकी दिन आप कर सकते हो, एक्सपायरी दिन, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्सपायरी है करंट वाली, करंट एक्सपायरी है, यहाँ पे आप पोजीशन बनाते थे एंड इसके साथ साथ आप नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन बनाते थे, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेगा। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अगर मार्केट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये ट्रेड भी थोड़ी रिस्की है। आपको लग रहा है कि आप हेज कर रहे हो, बट आप बेसिकली वो चीज़ बाय कर रहे हो जिसकी कैपेसिटी नहीं है। आप ये समझो हेज बेनिफिट मिल रहा है, बट एक्चुअली हेज बेनिफिट नहीं होता, तो क्या मैं उस चीज़ के लिए कैपेबल होता, क्या मैं उतना हैवी रिस्क ले सकता, नहीं ले सकता मैं उस वक्त के लिए, तो वो चीज़ थोड़ी सी खतरनाक थी, तो वो यहाँ से कट कर दी गई है। यानी कि जो रिटेल ट्रेडर रिस्की, जो इसकी मतलब कैपेसिटी नहीं है, वो उन्होंने अलाउड ही नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। देखो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो ब्रोकर है वो नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, इसके साथ साथ ना क्या होगा कि जो चेंजेस होंगे, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस है, कुछ पोजीशन मॉनिटर करने के लिए ये सारे अब बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लो ब्रोकर अगर कोई यूज़ करते हो तो थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, आपका कैपिटल गायब भी हो सकता है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी कि भाई ब्रोकर ही सीधा फेक निकला, तो ब्रोकर को अब एक तो पहले तो अथॉरिटी पूरी दी गई है, फ्री किया गया है कि आप बिंदास यूज़ करो आपके टेक्नोलॉजीज, आप थोड़ा इंप्रूव करो, मॉनिटरिंग करो। तो अगर ये चीज़ होती है तो आप टॉप ब्रोकर पे ही आप लोग ट्रेड करना। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ टॉप ब्रोकर के लिंक्स मिल जाएंगे, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये तो सबको पता था कि ये होने वाला है, बट स्टिल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या यहाँ पे चेंज होने वाला है। यहाँ पे पहले जो है आप देखो 5 से 10 लाख रुपए लगते थे बाय करने के लिए। ठीक है, 5 से 10 लाख, आप फ्यूचर की बात करें डेफिनेटली 5 से 10 लाख आपको जहाँ पे यानी कि मार्जिन लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का आप डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो इन अ व्यू ग्रोथ विटनेस एंड द बोर्ड मार्केट पैरामीटर द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू रिवाइज। अब ये रिवाइज क्यों वर्ड यूज़ किया है, आप देखो ये बनाए गए थे बहुत पहले जब निफ्टी का कम प्राइस था, बैंक निफ्टी का कम प्राइस था, तब ये प्राइस डिसाइड किया गया था। अब डेफिनेटली निफ्टी डबल हो चुकी है, बैंक निफ्टी इतना ऊपर है, तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से मार्जिन बढ़ना चाहिए, तो ये फेयर है। काफ़ी जो रिटेल ट्रेडर को ये गलत लगेगा कि यार अभी तो मैं सीखा था, अभी मेरा टाइम आया ट्रेड करने के लिए, मैंने पैसे जमा किया, अब और ज़्यादा पैसे लगेंगे। देखो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है, इससे वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, इससे छोटे ट्रेडर जिनकी अभी रिसेंटली कैपेसिटी नहीं है वो भी नहीं ट्रेड कर पाएंगे। ओके, मोटा मोटी आप ये समझो कि दो फेसेस में रखा गया है, पहले फेस में डबल किया है, दूसरे फेस में ट्रिपल किया गया है आपके मार्जिन को। ठीक है, यहाँ पे देखो फेसेस आपको दिख जाएंगे, फेस 1 एंड फेस 2। आप यहाँ को इसको अगर आप डिटेल में रीड करोगे आपको समझ जाएगा। इसके बाद है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को। क्यों गलत लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ, एंड क्यों ये स्टेप लिया जा रहा है ये भी मैं गेस कर रहा हूँ कि क्यों स्टेप लिया जा सकता है। हर दिन एक्सपायरी, आई नो ये गलत ही है, तो सारे इंडेक्स की एक्सपायरी एक साथ कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स। सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स, हम इसका मतलब समझो एनएससी एंड बीएससी दो एक्सचेंज है। अगर निफ्टी 50 आपका एनएससी का है तो बीएससी का आपके पास क्या है, सेंसेक्स है। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक रुकेगा, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, वहाँ पे आपका बीएससी के लिए हो गया कुछ, तो ये चीज़ें आप ये समझो कि दोनों में से अगर एक रुकेगा तो शायद बैंक निफ्टी को हटाया जा सकता है एक्सपायरी के लिए। बैंक निफ्टी में क्यों बता रहा हूँ,
बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रेडर लॉस करता है। तो शायद हो सकता है, और काफ़ी यूट्यूबर बैंक निफ्टी को ही प्रमोट करते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसको रोका जाए। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि आई लव बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, नहीं हो तो बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे आते हैं इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसको ये नहीं पता, चेंजेस आ गए, अप्लाई हो गए एक सॉन्स और डेट पे, उसके बाद भी वो ट्रेड किया जा रहा है, तो भाई मूर्खता होगी, इसको अच्छे से समझो। क्या लिखा गया है यहाँ पे देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी, यानी कि समझो एक फ्राइडे में एक्सपायरी हो रही है, थर्सडे एक्सपायरी हो रही है, तो फ्राइडे का दिन। अब ये जो बात की जा रही है फ्राइडे के दिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन टू बी इंक्रीज बाय 3%। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी कि मैक्सिमम लॉस आपको, जैसे कि आप 2,500 रुपये, 2,500 से आप एक लॉट ले रहे थे, ओके, अब आपको 2,500 नहीं देना पड़ेगा, अब आपको 2,500 प्लस 3% देना पड़ेगा, यानी 3% आपको ज़्यादा जमा कराना पड़ेगा। अब आप जो 2,500 में ट्रेड कर रहे थे उनका 2,500 में काम नहीं होगा, 3% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो बस 3% ज़्यादा, चलो बहुत बढ़िया, 3 नहीं, ऐसा नहीं है। अब आगे पढ़ो, एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी डे, ये सबसे बहुत एकदम सही काम किया है, खास करके 0 को रोकने के लिए। जब एक्सपायरी डे स्टार्ट होगा जिस दिन, यानी कि आपका थर्सडे अगर निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो थर्सडे के सुबह जब एक्सपायर ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, आप तब बाय करोगे, तो आपको 5% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि आपको जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है 5% ज़्यादा, ऑलरेडी 3% बढ़ चुके हैं, यानी टोटल अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करोगे तो 8% आप ज़्यादा पे करोगे। अब आप समझ जाओ, आप 8% ज़्यादा पे करोगे, अब आप समझ जाओ कि आपको 2,500 पे कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर भी 1 लॉट 2 लॉट वाले इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे, उसके लिए भी थोड़े और रूल्स आई होप वो लेके आने वाले हैं। बट ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं एक रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए। और अभी आके खोल लो, अभी समझ जाओ, सेबी खुद कह रही है कि हमको ये रोकना है, हमको फ्यूचर ऑन ऑप्शन नहीं रोकना है, उनको ये रोकना है। जो आप करोड़पति, एक दिन में करोड़पति बनने के सपने देखते हो ना, 0 हीरो, 3 PM, BTST, ये सारी चीज़ों को रोकना है। तो इसके लिए ये स्टेप्स वर्थ इट है, ओके। इसके बाद आ जाओ, इसके मुझे तो नहीं लगता इसके बाद कुछ खास है, ठीक है, इतना ही है। यहाँ पे समझो कि ये जो चेंजेस है जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, ये चेंजेस आप इतना समझ लो कि अगर ये अप्लाई होते हैं तो मार्केट इसे कैसे लेगा। मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर होता भी है, रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगेगा कि भाई, क्योंकि कैसा होता है, रूल आना, मोर देन 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या रूल आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। सोसाइटी को चेंजेस पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा चेंजेस को है नेगेटिव लिया जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, और बहुत डिटेल में दिया गया है। और 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट कभी वक्त मिले तो करूँगा। वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट की हो चुकी है, मुझे और लंबी वीडियो नहीं करनी है। यहाँ पे और चीज़ें बताई गई है जो हमको डिस्कस करना था, अगले वीडियो में करेंगे, या जब भी मैं लाइव आऊँगा आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या सेबी ने यहाँ पे चेंजेस लाने के बारे में सोचा है टू रिड्यूस फ्यूचर एंड ऑप्शन वॉल्यूम। अब आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये रिटेल ट्रेडर को सेव करने के लिए हुआ या रिटेल ट्रेडर को FNO से भगाने के लिए हो गया, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, चलिए, थैंक यू।